नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मसानवाड़ा इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुनाने जा रहा हूं। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो इस कहानी के पहले भाग को जरूर सुन ले, ताकि आपको ये भाग सुनने में और मजा आ जाए। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। मैंने फिर सवाल किया, कहाँ रहते हैं तेरे मालिक? यही रहते हैं, पर अभी बाहर गए हुए हैं। जब तक आपका काम पूरा होगा वो लौट आएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रसोई की तैयारी करनी है। और इतना कहकर जयपाल रसोई में चला गया। जैसा कि मैंने कहा था, जयपाल ने रात को हल्का और सादा खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खा लिया। कल की तरह आज भी मैं हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। जयपाल आज भी टीवी देखते देखते खर्राटे मारने लगा। कुछ ही पल में वो गहरी नींद में चला गया। हॉल में और कोई रोशनी नहीं थी, बस सामने चल रहे टीवी की हल्की सी चमक पूरे कमरे में फैल रही थी। टीवी के पीछे एक कोने में एक दरवाजा था। उसके उस पार कोई कमरा जरूर था। टीवी देखते देखते मेरी भी आंखें भारी होने लगी। मेरी पलकों पर जैसे बोझ सा था। नींद अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। झपकियां लेते लेते मैं धीरे धीरे झुक गया। सिर नीचे झुक गया था और मैं गिरने ही वाला था कि अचानक कर की आवाज के साथ टीवी के पीछे अंधेरे में छिपा हुआ दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। वो आवाज डरावनी, अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दरवाजा दीवार से टकराता हुआ किसी चुड़ैल की हंसी जैसी आवाज करता हुआ फिर से आगे आ गया। उस आवाज को सुन मैं हड़बड़ा गया। आंखों में नींद थी, पर उस आवाज ने दिल में डर पैदा कर दिया। ये दरवाजा अभी अचानक कैसे खुल गया? क्या जयपाल को नींद से जगाऊं? पर अगर वो गुस्सा हो गया तो? मैं सोच रहा था, ये तो बस एक दरवाजे की आवाज है, इसमें डरने वाली क्या बात है? शायद हवा से खुल गया होगा। मैं ही जाकर बंद कर देता हूं, वरना पूरी रात इसकी आवाज वाड़े में गूंजती रहेगी। मैं उठ खड़ा हुआ, मगर उस दरवाजे के पार जो अंधेरा था वो भयानक लग रहा था। डरावना, गहरा, काला अंधेरा। मेरे सारे ख्याल जैसे वही थम गए। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। जयपाल की तरफ एक नजर देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे की चौखट के पास जाकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ अचानक से तेजी से मेरे चेहरे के सामने आ जाएगा, या फिर कुछ चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन किस्मत से मुझे दरवाजे का हैंडल मिल गया और मैंने झट से उसे खींच लिया। दरवाजा बंद करते वक्त भी मन में अजीब अजीब डरावने ख्याल आ रहे थे, जैसे कोई अंधेरे से दौड़ता हुआ मुझ पर झपट पड़ेगा, या फिर दरार में से कोई आंख झांकती हुई दिखाई देगी। हमारा दिमाग हमारा ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसा डर मैंने बचपन में भी महसूस किया था, जो अब फिर ताज़ा हो गया। मेरे सीने में दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा था जैसे वो फटकर बाहर आ जाएगा। जैसे तैसे दरवाज़ा बंद कर मैंने कुंडी लगा दी और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। मैं पीछे मुड़ा ही था कि बाहर दरवाजे की तरफ मेरी नजर गई। एक पल को लगा कोई मुझे घूर रहा है, मगर ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, और ऐसा सोचकर मैंने टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद होते ही पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। सिर्फ सीढ़ियों के पास जलते हुए पीले बल्ब की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। मैं धीरे धीरे अंदाजे से चलता बाहर चला गया। बाहर निकलते ही नजर दाईं तरफ गई। सीढ़ियों के नीचे से गुजरती वो पगडंडी, जिसके आखिर में लोहे का दरवाजा था। उस गेट की सनाखों से हड्डियां जमा देने वाली सर्द हवा अंदर आ रही थी। बाहर झाड़ियां और पेड़ हिलते नजर आ रहे थे। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर पायदान पर कदम रखते हुए मेरा दिल भारी होता जा रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। सांसें रुकी रुकी सी महसूस हो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और फेफड़ों में भरी हवा ने जैसे पूरे शरीर में जान भर दी। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और फिर खिड़की भी बंद की। तब कहीं जाकर मुझे इन चार दीवारों के बीच थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा। इस बार मैंने अपना बिस्तर कोने में सरका दिया। दीवार के सहारे सिर और पीठ रखकर सोऊंगा तो डर कम लगेगा। मैंने रजाई लपेट ली, हाथ पांव अंदर समेट लिए
और ट्यूबलाइट को चालू ही रहने दिया। आज अंधेरे में सोने की मेरी हिम्मत नहीं थी। ठीक ऐसा ही डर मुझे बचपन में लगता था, अंधेरे का डर। धीरे धीरे नींद मुझ पर हावी होती गई और मैं नींद के आगोश में चला गया। घड़ी की टिक टिक की आवाज मुझे सम्मोहित कर रही थी। आधी रात गुजर चुकी थी। रात के करीबन 3 बजे का वक्त हो रहा था। तभी मुझे अचानक ठंड लगने लगी। सर्दी ने बुरी तरह से घेर लिया। मेरी नींद टूट गई। मैंने उठकर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पूरी खुली थी। लोहे की सलाखों के उस पार घना काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैंने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने फटाफट खिड़की बंद की, मगर ये खिड़की तो मैंने पहले बंद की थी। शायद मैं बोल्ट लगाना भूल गया था। ऐसा सोचते हुए मैंने इस बार ध्यान से बोल्ट लगाकर खिड़की बंद कर दी। अब मैं दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि बाहर से आने वाली एक हल्की सी आवाज ने मेरे कान खड़े कर दिए। मैं थोड़ा झुकते हुए दरवाजे तक आया और दरवाजे पर कान लगाया। दरवाजे के उस पार कोई था। कोई चक्कर काट रहा था। किसी के कदमों की आहट आ रही थी। मैं पूरी तरह सतर्क हो गया। इतनी रात गए कौन हो सकता है? जयपाल? दरवाजे के नीचे एक दरार थी। मैं घुटनों के बल झुककर आंख लगाकर उस दरार से देखने लगा। सीढ़ियों के पास बल्ब जल रहा था। उसके पार लाइब्रेरी वाला कमरा था और उस कमरे का दरवाजा खुला था। उस दरार से बस हल्की सी हरकत दिखाई दे रही थी। लाइब्रेरी के कमरे में घना अंधेरा था। अंदर वाली खिड़की खुली थी और उसके बाहर का नीला काला अंधेरा कमरे में फैला हुआ था। अचानक उस कमरे में एक धुंधली सी परछाई खिड़की के पास आ गई। परछाई को देख मैं घबराकर पीछे हट गया। होंठ सूख गए, माथे पर पसीना उभर आया। मैंने हिम्मत कर फिर झांक कर देखा। वो परछाई अब चलकर शायद दरवाजे के पार जा चुकी थी। अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। कौन था वो और कहाँ गया वो? मैं ये सोच रहा था कि दरवाजे की उस दरार के ठीक सामने एक कपड़ा आ गया, ऐसा जैसे किसी के कुर्ते का कपड़ा हो। कोई दरवाजे से बिल्कुल सटकर खड़ा था। मैं एकदम डर गया और धीरे से पीछे खिसका। लगा जैसे शरीर में चींटियां दौड़ रही हो, डर के कांटे चुभने लगे हो। अब मेरा शरीर हल्का हल्का थरथराने लगा था। मैं फौरन उठा, बिस्तर पर चला गया, रजाई ओढ़ी और चुपचाप लेटा रहा। बाहर से अब वो कदमों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। कुछ वक्त बाद सब कुछ शांत हो गया और फिर काफी देर तक पड़े रहने के बाद मेरी आंख फिर से भारी होने लगी और उसी हालत में मेरी नींद लग गई। मुझे होश आया तो मैं घबराकर सीधा उठकर बैठ गया। पलंग के कोने पर बैठकर मैं रात की उस भयानक याद को दिमाग में दोहराने लगा। दिमाग में बस यही चल रहा था कि यहां जो भी है उस सच्चाई तक पहुंचना अब जरूरी है। और तभी मेरा ध्यान सामने दीवार की तरफ गया। मुझे वहां एक अजीब बदलाव नजर आया। खिड़की के पल्ले पूरी तरह खुले थे। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने खुद उन्हें बंद करके अंदर से बोल्ट लगाया था। फिर ये खिड़की खुली कैसे? क्या जब मैं सो रहा था किसी ने उसे खोला था? लेकिन खिड़की तो अंदर से खुलती है ना, बाहर से नहीं। मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, वो भी अंदर से बंद था। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अगर खिड़की खुली थी तो जाहिर है कि कोई अंदर आया था, और अगर कोई आया था तो क्या वो वही आदमी था जिसे मैंने रात को दरवाजे की दरार से बाहर घूमते देखा था? क्या वो खिड़की से अंदर आया था? क्या उसने मुझे देख लिया होगा? क्या वो मेरी हरकतों पर नजर रखे हुए है? मेरे दिमाग में उठने वाला हर सवाल मेरे जिस्म में सिहरन पैदा कर रहा था। सुबह सुबह गला और भी सूख गया। वो सब कुछ रात के 3 बजे के आसपास हुआ था। कौन था वो? क्या कोई चोर या लुटेरा? क्या वो लाइब्रेरी में गया था? ये सब सोचते हुए मैं उठा और दरवाजे के पास गया। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल दौड़ रहे थे। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, फिर दोनों पल्ले धीरे धीरे अंदर खींचे और बाहर झांका। सामने लाइब्रेरी का दरवाजा खुला हुआ था। मेरा शक अब यकीन में बदल गया। कोई जरूर रात को ऊपर आया था। मैं धीरे से बाहर निकला और सीढ़ियों के घुमाव को पार करते हुए लाइब्रेरी के पास पहुंचा। वहां अंदर की खिड़कियां बंद थी।
कमरे में अंधेरा था। दीवार से सटे बड़े बड़े बुक शेल्फ की परछाइयां साफ नजर आ रही थी। मैंने नजर घुमाते हुए खिड़की के बाएं हिस्से से लेकर कोने तक देखा। कमरे के दाएं कोने में झूमर की झलक थी। उसके नीचे एक आराम कुर्सी थी। वो कुर्सी किसी आम कुर्सी जैसी नहीं थी। वो दबी हुई लग रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। मेरी नजर उस कुर्सी पर जम गई। मैंने धीरे से एक कदम अंदर बढ़ाया। मेरा दायां हाथ दरवाजे पर था और दूसरा हाथ दरवाजे के पीछे पेंटिंग के नीचे लगे स्विच बोर्ड की ओर बढ़ रहा था। मैं झूमर की बत्ती जलाना चाहता था। तब मेरी नजर उस कुर्सी पर ही थी। उस पेंटिंग की ओर मैंने देखा ही नहीं, लेकिन वो पेंटिंग अब खाली थी। उसमें जो आदमी बना था वो अब वहां नहीं था। शायद ये मुझे महसूस नहीं हुआ। मैंने वहां बिना देखे तुरंत झूमर की बत्ती का बटन दबाया। बिजली का करंट झूमर तक पहुंचा। सारी बत्तियां एक साथ नहीं जली। कुछ पल हल्की से टिमटिमाई और उसी दौरान मुझे कुर्सी खाली नजर आई। और ठीक उसके अगले पल सभी बत्तियां एक साथ जल उठी और एक तरह की सर्र की आवाज आई, जैसे कुर्सी अभी भी खाली हुई हो। मैं थोड़ा पीछे हटा और एक गहरी सांस ली। फिर से उस खाली कुर्सी की तरफ देखा। अचानक न जाने मुझे क्या महसूस हुआ और मैंने तुरंत पलटकर पेंटिंग की तरफ देखा। अब पेंटिंग में वो आदमी फिर से दिखाई दे रहा था। मेरी नजरें सीधी उसकी भूरी आंखों से टकराई। खिड़की के दरार से आती सूरज की रोशनी सीधा उस तस्वीर की दोनों आंखों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें जिंदा है। लगा जैसे वो आदमी अभी पलके झपकाएगा और किसी राक्षस जैसे हंसता हुआ पेंटिंग से बाहर आ जाएगा। मेरे अंदर की चेतना एकदम से जाग गई। डर के मारे मैंने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया और उंगलियों के बीच से उस पेंटिंग को देखने लगा। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था कि पेंटिंग के उस आदमी के कपड़े ठीक वैसे ही थे जैसे रात को मैंने बाहर खड़े उस आदमी के देखे थे। बिल्कुल वैसा ही पहराव। ये कैसे हो सकता है? मन में बेचैनी और डर भर गया। उस कमरे में अब एक अजीब सा बोझिलपन महसूस हो रहा था। मुझे वहां एक पल भी रुकने की इच्छा नहीं थी। मैं तुरंत वहां से बाहर निकला और तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला आया। नीचे रसोई में जयपाल रसोई घर के पास बैठा नारियल काट रहा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, क्या रात को कोई घर में आया था? जयपाल एकदम से रुक गया। साहब, घर के सारे दरवाजे रात में बंद रहते हैं। रात को खाना वगैरह होने के बाद मैं खुद सारे दरवाजे बंद करता हूं, खिड़की तक खुली नहीं छोड़ता। मैंने फिर कहा, मैंने खुद देखा है और सुना भी है। एक आदमी सुबह सुबह ऊपर आया था, मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। इस बार जयपाल ने अपना काम करते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, आपको वहम हुआ होगा। इस हवेली में आप और मैं, हम दोनों ही हैं। तीसरा कोई नहीं यहां। तू नींद में चलता तो नहीं ना? मैंने संदेह से पूछा। मां की कसम साहब, ऐसी कोई आदत नहीं है मुझे। मैंने फिर सवाल किया। जिस आदमी को मैंने रात को देखा उसके कपड़े वैसे ही थे जैसे लाइब्रेरी की पेंटिंग में बने आदमी के हैं। हूबहू वही ड्रेस। वो पेंटिंग किसकी है? जयपाल थोड़ा रुका और फिर उसने कहा, वो हमारे मालिक की है, उन्होंने ही बनवाई थी। अब कहाँ है तेरे मालिक? अरे साहब, कल ही तो बताया था, वो शहर गए हुए हैं, 2 दिन में लौट आएंगे। और देखिए, मालिक ने आपको जिस काम के लिए यहाँ रखा है आप वही कीजिए, फालतू की पूछताछ मत करिए, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। इस बार जयपाल ने थोड़ा गुस्सा होकर जवाब दिया। उसका यह रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सोचा यही एक आदमी है जो इस हवेली को जानता है, यहां काम करता है, और इससे झगड़ा करना कोई फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है, चल मैं तैयार होता हूं, नाश्ता रख देना। इतना कहकर मैं ऊपर चला गया। तैयार होकर सब चीजें अपनी जगह पर रखकर मैं फिर नीचे आया। जो कुछ भी उसने बनाया था उसे चुपचाप खा लिया और फिर मजबूरी में वापस ऊपर चला गया, ऊपर लाइब्रेरी में। ऊपर आते ही मैंने सारी खिड़कियां खोल दी ताकि कमरा रोशनी से भर जाए। दोनों दरवाजे भी खोल दिए और एक कुर्सी दरवाजे के आगे टिका दी। वहीं आराम कुर्सी में मोटी किताबें भर दी। टेबल को पूरा जोर लगाकर खींचकर रोशनी में ले आया। जेब से वो चिट्ठी निकाली जिसमें अगली किताब का जिक्र था। अब मुझे ढूंढनी थी किताब नंबर 2।
मोटी और काली जिल्द वाली। उस काम के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने अलमारी खोली और थोड़ा ही ढूंढने पर मुझे वो किताब मिल गई। काली किताब जिसकी रीढ़ पर सफ़ेद रंग में 3 नंबर लिखा हुआ था। पीछे कवर पर भी कुछ अजीब सा लिखा था। मैंने किताब पलटी और जैसे ही पीछे देखा, एक जोर का झटका सा लगा। एक अजीब सी इंसानी खोपड़ी जैसा निशान था। खोपड़ी तो सामान्य थी, मगर उसका निचला जबड़ा नहीं था और उसके ऊपर 2 लाल चमकती हुई आंखें थी। साथ ही 2 तेज नुकीले दांत भी बाहर निकले हुए थे। ये कुछ बहुत ही अजीब मामला था और सोच रहा था कि यह करना ठीक होगा या नहीं। लेकिन मैंने पहले ही पैसे ले लिए थे और अब मैं उस काम को करने के लिए बाध्य था। मैंने चिट्ठी के मुताबिक किताब का पन्ना खोला, उसमें लिखा खास हिस्सा देखा और फिर से उसका अनुवाद करना शुरू किया। उसी के साथ कागज और पेन लेकर मैं उस पर कुछ लिखने लगा। आओ आओ, शोषण करो, शासन करो, जीवन निचोड़ो, रक्त प्राशन करो, लाशों के ऊपर बनाओ सिंहासन अपना, रक्त से प्यास बुझाओ, यही है धर्म तुम्हारा। अंधेरी काली परछाइयों पर है तुम्हारा राज। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, तुम आओ आज। आज बस कुछ ही लाइनें थी, लेकिन उनका अनुवाद करते करते मेरी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और मैं उन्हीं लाइनों को 1000 बार लिख रहा था। मैं कमज़ोर पड़ता जा रहा था। शरीर का कतरा कतरा जैसे किसी अनजान शक्ति के अधीन हो चुका था। कुछ वैसा ही असर हुआ था उस सम्मोहित मंत्रों के उच्चार से। किसी अनजान ताकत ने मेरे वजूद, मेरी आत्मा को दरकिनार कर मेरे अंदर घर कर लिया था। किताब में लिखे मंत्र जैसे मेरी अंतरात्मा की चाबी बन गए थे। मन के दरवाजे एक के बाद एक टूटते चले गए। कोई बाहरी सम्मोहित ताकत मेरे अंदर तक उतर आई थी। मेरे सारे कवच, मेरी सारी इच्छाएं, मेरी चेतना, सब पर उस अनजान ताकत ने कब्जा कर लिया था। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था। हाथ की नसें फूल गई थी और मैं पागलों की तरह लिखता जा रहा था। अपने मुंह में बार बार उन्हीं लाइनों को दोहरा रहा था। जैसे किसी मजबूत पत्थर पर बार बार एक ही जगह पर चोट करने पर उस पत्थर में दरार पड़ती है, ठीक वैसे ही ये मंत्र मेरे मस्तिष्क पर किसी खास बिंदु पर घाव कर रहे थे। मैं जाने अनजाने में अपने लिए एक अनजान मुसीबत मोल ले रहा था। कितना वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। 7 घंटे, शायद 8 घंटे बीत चुके थे। कौन गिनने वाला था। मैं उस टेबल पर फैली किताबों में सिर टिकाकर बैठा रहा। गला सूख चुका था, गले की नसें दर्द कर रही थी। दाहिने हाथ का अंगूठा सूज गया था और उसमें भी दर्द की तेज लहर दौड़ रही थी। मेरी पलकें भारी हो गई, मगर जैसे ही मुझे होश आया वैसे ही सब कुछ एकदम से साफ हो गया। मैं झटके से कुर्सी से उठा, चारों तरफ देखा तो घना अंधेरा था। छत पर लगे झूमर को भी जैसे किसी ने बंद कर दिया था। खिड़कियां खुली थी, मगर बाहर भी जैसे कोई अनजान अनचाहा अंधेरा फैल चुका था। मुझे अब तक समझ आ गया था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे सामने वही किताब पड़ी थी, पास में वो सारे कागज पड़े थे जिन पर मैं कुछ भी लिखे जा रहा था। अंगूठे में इतना दर्द था कि मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। किताब की ओर नजर गई तो मैं डर के मारे पीछे हट गया। फिर से मुझे वक्त का होश नहीं था। जो कल हुआ था वही आज दोबारा मेरे साथ हो रहा था। मैंने महसूस किया ये जो कुछ हो रहा है ये कोई मामूली काम नहीं है, इसमें कुछ तो अमानवीय है। मैंने किताब पर बना वो भयानक खोपड़ी का निशान देखा। अब जाकर मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। सम्मोहन, तंत्र, जादू टोना, ये सब उसी तरह का कोई अघोरी मामला है। मैं समझ चुका था कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहां रखा गया है। मुझे किसी रहस्यमय विधि में शामिल करने के लिए बुलाया गया था। अब यहां रुकना मेरे लिए ठीक नहीं था। मुझे जितना जल्दी हो सके इस हवेली से बाहर निकलना होगा। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा, कमरे से बाहर गया और सीढ़ियां भागते हुए नीचे उतर आया। सब तरफ अंधेरा था, बस खिड़कियों से अंदर आती चांद की हल्की रोशनी थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, जयपाल, जयपाल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जयपाल तो नीचे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, न किचन में न टीवी वाले कमरे में। मैंने सामने देखा तो हवेली का मुख्य दरवाजा भी बंद था। मैंने दरवाजा खींच कर देखा, उसे जोर जोर से थपथपाया, आवाजें लगाई, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया।
टीवी वाले कमरे में जाकर मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर झूला खाली पड़ा था। आंगन में घना अंधेरा था और दूर कहीं गेट दिखाई दे रहा था, लेकिन उस गेट के बाहर एक धुंधली सी सफेद लिबास में कोई आकृति खड़ी थी, न ज्यादा लंबी न छोटी। वो जयपाल ही था। मैं फिर से चिल्लाया, ए जयपाल, जयपाल, मुझे यहां से बाहर निकालो जयपाल। लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो अंधेरे में वहां से भाग निकला। मैं बस दूर तक पहले अंधेरे को देखता रह गया। अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। चंद पैसों के लालच में मैंने ये नौकरी ले ली थी और इन चालाक लोगों के जाल में फंस गया था। मेरे दिमाग में पुरानी यादें आने लगी। मेरे पीछे देखने वाला कोई नहीं था। इस नौकरी से मेरी जिंदगी संवर जाएगी, बस इस उम्मीद में मैं इतना दूर चला आया था। मगर मुझे क्या पता था कि मैं ऐसे किसी भूतिया हवेली में फंस जाऊंगा। मैंने खिड़की के ग्रिल को पूरी ताकत से पकड़कर हिलाया, लेकिन सब बेकार था। वो मजबूत ग्रिल अपनी जगह से हिलने वाली नहीं थी। अब मैं फंस गया था। मेरे अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। क्या वो रात वाला शख्स भी इस सब का हिस्सा है, या वही इस सब का मालिक है, या शायद वो कोई ऐसी सत्ता है जिसके लिए मुझे यहां बंद किया गया है। ऐसे तमाम सवाल अब मेरे जहन में घूम रहे थे। मेरे मन ने अब हार मान ली थी। मैंने मान लिया कि वो रात को दिखने वाला इंसान नहीं, बल्कि इस हवेली की कोई अमानवीय शक्ति है। वो ताकत शायद इस हवेली में पहले से ही मौजूद थी, या फिर मेरे आने के बाद जगी थी। और ऐसे ढेरों विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। फिर अचानक दिमाग में बिजली से चमकी वो किताबें, उनमें लिखे हुए मंत्र, उनका बार बार उच्चारण। मैंने अनजाने में किसी ताकत को जगा दिया था। वो मंत्र शायद किसी गिनती के हिसाब से बोले जाने थे और मुझसे वही करवाया गया है। मैंने खुद अपने लिए आफत को न्योता दे दिया है और अब वो ताकत मेरी तलाश में यहां आई थी। ये सोचते ही मैं होश में आ गया। चारों तरफ गुप अंधेरा था। इस अंधेरे में, इस कमरे में अगर कोई और होगा तो, और इस विचार से मेरी रूह कांप उठी। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी पूरे वाड़े में उजाला करने के बारे में सोचने लगा। उजाला होगा तो कम से कम जो कोई यहां मौजूद है वो मुझे दिखाई तो देगा। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के पीछे स्विच बोर्ड था। मैंने बटन दबाया और कमरे की बत्ती जल गई। फिर एक एक करके मैंने बाकी कमरों को भी लाइट्स ऑन कर दी। रसोई में गया और वहां का बल्ब जलाया। सीढ़ियों के पास की बत्ती चालू की, लेकिन सीढ़ियों के नीचे जो गली थी वहां कोई लाइट नहीं थी। वो हिस्सा थोड़ा पहले से ही अंधेरे में था, या फिर जानबूझकर वहां कोई लाइट लगाई नहीं गई थी। उधर देखने से भी मुझे डर लगने लगा। उसी गली के पीछे एक पुराना दरवाजा था। अगर वो दरवाजा खुला है तो वहां से कोई भी सीधे अंदर आ सकता है। दूरी सिर्फ 20 फीट की थी, लेकिन अंधेरे में ये 20 फीट की दूरी मुझे नर्क के रास्ते जैसे लगी। मैंने सोचा कि अगर दरवाजा खुला है भी तो भी बचने की एक उम्मीद है। मैं तुरंत यहां वहां टॉर्च ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने पर टीवी वाले कमरे में एक टॉर्च मिल गई। जैसे ही मैंने उसे ऑन किया, टॉर्च से तेज रोशनी निकलकर तलवार की तरह अंधेरे को चीरती हुई चली गई और आखिर में जाकर उस दरवाजे पर पड़ी। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं दबे कदमों से उस ओर जा रहा था। मैं सावधानी से दरवाजे तक जा पहुंचा। दरवाजे पर कमर से ऊपर सरिया लगा हुआ था। एक लोहे की जाली जैसी ग्रिल बनी थी। मैंने अंदर से हाथ बाहर निकाला और कुंडे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से ताला बंद था। मैंने जोर जोर से दरवाजे को खींचा, ठोकर मारी, शोर मचाया, पर कुछ नहीं हुआ। तभी दूध सी रोशनी जैसे चांदनी में नीलगिरी के पेड़ों के बीच मुझे वो कुआं दिखाई दिया। वहां कुछ और भी था। मैंने ध्यान से देखा। कुएं के किनारे पर एक धुंधली काली सी परछाई बैठी हुई थी, शायद किसी इंसान जैसी, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने घबराकर चिल्लाया, अरे ओ, कोई है वहां? मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई और जैसे ही रोशनी उस परछाई पर पड़ी, वो आकृति एकदम से वहां से गायब हो गई। वो देख मेरी सांसें रुक गई। नजर उसी जगह पर टिकी रही। उन कुछ पलों में मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया और तभी मैंने देखा कि वो काली परछाई अब आधी दूरी तय कर वाड़े के पीछे बगीचे में खड़ी है।
मैंने फिर से जल्दी से टॉर्च उस पर डाली, लेकिन इस बार भी वो फिर से गायब हो गई। अब वहां सिर्फ सूखी घास और झाड़ियां नजर आ रही थी। मैं टॉर्च को दूसरी दिशा में आसपास घुमाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि अगर मैंने टॉर्च की रोशनी हटाई तो वो धुंधली परछाई मेरे और पास आ जाएगी। मैं थरथराते हाथों से टॉर्च को पकड़े दरवाजे में ही खड़ा रहा। मेरे दाहिने हाथ में झुंझुनी सी महसूस हो रही थी। कलाई में भी थोड़ा दर्द था, लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी हिल नहीं रहा था। टॉर्च की रोशनी करीबन 30-40 फीट दूर पड़ रही थी। अगर वो रोशनी जरा भी इधर उधर हुई तो वो साया सीधे दरवाजे तक आ सकता था, और मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा था। पसीने से टॉर्च बार बार मेरी हथेली से फिसल रही थी। मैं पूरी तरह से भीग चुका था। बाहर की हवा बंद थी। सिर्फ रात के कीड़े एक अजीब आवाज कर रहे थे। सूखी घास में कुछ हलचल हुई। हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। इस वक्त ये सोचने का वक्त नहीं था कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, लेकिन मन के अंदर एक सिलसिलेवार सोच उभर रही थी। मैंने जब ये काम शुरू किया तभी मैंने खुद को इस सब का हिस्सा बना लिया था। इस रिवाज की पहली शर्त थी, जिसे चुना गया है उसे अपनी मर्जी से आगे आना होगा, और मैंने वही किया था। मुझे इस काम की जरूरत थी और मैंने खुद पहल की थी। फिर वो ग्रंथ मिले। पहले ग्रंथ से मंत्र उच्चारित हुआ, जिसमें शुद्ध शब्दों में किसी अनजान शैतानी चीज को बुलाने की प्रक्रिया थी, जैसे एक निमंत्रण होता है। और जो पहली रात हुआ वो ग्रंथ नंबर 3 के मंत्रों का असर था, और आज जो होने वाला था वो दूसरे ग्रंथ के मंत्रों का नतीजा था। क्या मंत्र था आज का? मैं दिमाग पर जोर देकर उसे याद करने की कोशिश करने लगा, पर मुझे वो मंत्र याद नहीं आ रहा था। मैं वहीं पर खड़ा सोचता रहा। टॉर्च अब भी वहीं पर स्थिर थी। याद नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद से ही कहा और माथा थपका। और तभी अचानक याद आया, आओ आओ, शोषण करो, शासन करो, जीवन निचोड़ो, रक्त प्राशन करो। मंत्र पूरा होने से पहले ही मुझे होश आया। जिसे भी बुलावा भेजा गया है वो आज किसी का खून पीने वाला है। पर किसका? मैंने खुद से सवाल पूछा और मुझे जवाब मिला, मेरा। इस वाड़े में पहले भी कई लोग आए होंगे, उन्हें भी ऐसे ही बुलाया गया होगा। उनकी जानकारी इकट्ठा की गई होगी, उन्हें अकेला देखकर, लालच देकर लाया गया होगा, पैसा दिखाकर यहां फंसाया गया होगा। और फिर क्या उन्हें पता नहीं चला होगा कि जैसे ही ये काम पूरा होगा वो मारे जाएंगे? शायद वो बेखबर रहे होंगे और आधी रात में उस दुष्ट शक्ति ने आकर उन्हें अपना शिकार बनाया होगा। वो कौन सी शैतानी ताकत है? क्या करती होगी वो? और जवाब साफ था, जिंदा इंसानों का खून पीती होगी। मैंने पहले भी ऐसी बातें पढ़ी थी, खून पीने वाले पिशाचों की कहानियां सुनी थी, और उनका एक नाम भी था, रक्त पिशाच। अचानक टॉर्च की रोशनी डगमगाई। मैं चौंक गया। मैंने ग्रिल के बीच से बाहर झांक कर देखा। टॉर्च बंद हो चुकी थी। एक ठंडी हवा जैसे मेरी हड्डियों से गुजर गई। मेरी नजर खुद ब खुद नीचे चली गई और मुझे महसूस हुआ वो जो साया था अब दरवाजे की सीढ़ियों के ठीक नीचे खड़ा है। मैं तेजी से पीछे खिसका। लगा जैसे डर के मारे दिल धड़कना बंद हो गया है। पीछे हटते हुए मैं 3 फीट दूर पीठ के बल पीछे जा गिरा। मैंने अपने आप को हाथों के सहारे खुद को थोड़ा ऊपर उठाया। सामने दरवाजा नजर आ रहा था, आधे खुले। उस ग्रिल के पार नीला स्याह सा आसमान था और एक पेड़ की टहनी थी। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता गया। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने टॉर्च वहीं फेंकी और खुद को लड़खड़ाते हुए दीवार से टकराता हुआ उठा और उसी दीवार का सहारा लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अगले दरवाजे पर 1-2 थपकियां दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वहां मैं अटक गया। बाईं तरफ टीवी वाला हॉल था। अब कहां जाऊं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी पीछे सीढ़ियां दिखी। मैंने वैसे ही दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ी, अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने कई बार धक्का मारा, पर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उस वक्त मुझे बस छुपने की जगह चाहिए थी। किसी भी हालत में आज की रात काटनी थी। मेरी नजर उस लाइब्रेरी की तरफ गई। लाइब्रेरी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था।
मैंने अंदर जाकर जल्दी से एक अलमारी चुनी जिसके नीचे एक बड़ा सा खाली खाना था। मैं वही कोने में उस अलमारी के अंदर जा बैठा और वहीं पर छुप गया। अब तक मैंने जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। मौत का खौफ क्या होता है यह आज मुझे पहली बार समझ आया था। शायद एक पल में अचानक आने वाली मौत इससे बहुत आसान और बिना किसी तकलीफ के होती होगी। पसीने से भीगा चेहरा मैंने अपने हाथ से फिर टी शर्ट से पोंछा और हल्की सी झीरे से बाहर झांक कर देखा। वो पूरा कमरा बेजान फर्नीचर से भरा पड़ा था। अगर जरा सी भी हलचल होती तो मैं तुरंत वो झीरी बंद कर देता, लेकिन तभी मेरी नज़र दीवार पर गई और मेरे पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठी। उस पेंटिंग में जो आदमी था अब वो वहां नहीं था। वो कहाँ गया होगा? क्या वो वही आदमी था जो उस कुएं पर बैठा था? क्या वो और ये शैतान एक ही है? ये कौन सी शैतानी ताकत जाग उठी है? मैंने किस शैतान को जगाया है? इन्हीं सवालों के बीच में उलझा हुआ था कि तभी मुझे एक आहट सुनाई दी। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी चाल के साथ साथ लकड़ी की हर सीढ़ी चरमरा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, गला सूख गया, चेहरा रोने सा हो गया था। मैं किसी तरह अपने गले से निकलती सिसकियों को दबाए हुए वहीं बैठा रहा। फिर अचानक वो दरवाज़ा आधा खुला। मैं साफ देख सकता था वो कोई इंसानी साया था और वही शक्ल थी जो पेंटिंग में मैंने देखी थी। दरवाज़ा जैसे ही किसने अंदर की ओर धकेला वो साया अंदर आ गया, सीधा कमरे के बीच में आकर रुक गया। फिर उसने पीछे की तरफ घूमकर दरवाजे की ओर देखा। उसका बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और उंगली सीधी दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। फिर उंगली मोड़ते हुए उसने अलमारी की तरफ इशारा किया। कुछ तो दरवाजे पर था, लेकिन वो खड़ा नहीं था। वो रेंगते हुए आ रहा था। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई गले से गुर्रा रहा हो। उस आवाज के साथ साथ कमरे में एक तरह की बदबू फैलती चली गई। दरवाजे की दहलीज से एक काली आकृति दो पंजों के सहारे सरकते हुए अंदर आ गई। उसका चेहरा लंबा था, सिर गंजा, लेकिन उस पर चिपके हुए कुछ सफेद पतले बाल थे। उसका पूरा शरीर बिल्कुल काला, जैसे टार उड़ेला गया हो, गाढ़ा, चिपचिपा और भयानक। मैं उसे देख कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये क्या देख रहा हूं। उसका एक हाथ पूरा था, लेकिन दूसरा कंधे तक ही था। नीचे कमर से एक पैर नहीं था और दूसरा बस घुटनों तक था। कमर के एक बड़ा सा छेद सा था। मैं इतना तो समझ गया कि वो शरीर अधूरा था। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मतलब पेंटिंग का वो आदमी उस कुएं से इस भयानक जीव को लेकर आया था, जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। अब वो जानवर सिर उठाकर यहां वहां सूंघने लगा। शायद उसने मुझे सूंघ लिया और झट से उसका सिर अलमारी की ओर मुड़ा। मैं फिर छुपा और एक दिल दहला देने वाली चीख उसके गले से निकली। फिर वो बस एक ही हाथ के सहारे खिसकते हुए मेरी अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। वो हर अलमारी के सामने रुकता, सूंघता और फिर आगे बढ़ता। अपनी लाल चिपचिपी जीभ बार बार बाहर निकालकर लपलपाता, दांतों को एक दूसरे पर रगड़ता। आखिरकार वो उस अलमारी के सामने आ गया जहां मैं छुपा बैठा था। मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैं जान गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब जो होना है वो होगा। न मुझ में लड़ने की ताकत थी, न मुझे कोई मदद मिलने वाली थी। तभी धीरे से मेरी अलमारी का दरवाजा खोला गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथों में अपने आप को सिकोड़ लिया, अपने पैरों को अलमारी के कोने से दूर खींच लिया। बाहर से एक ठंडी कपकपाती हवा अंदर घुसने लगी और फिर किसी ने मेरा दायां हाथ कसकर पकड़ लिया। उस अजीब सी ताकत के आगे मेरा शरीर बिल्कुल बेजान सा हो गया था। लेकिन तभी बाहर से एक और आवाज आई। वो उस भयानक जीव की चीख थी। अब वो खांस रहा था, तड़प रहा था। मैंने धीरे से अपनी आंखों से हाथ हटाया और बाहर देखा। अंधेरे में एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकदार लोहे की चैन थी। उस चैन का एक सिरा उसके हाथ में था और दूसरा सिरा उस भयानक
अमानवीय चीज के गले में कसकर लिपटा हुआ था। तभी कमरे के दूसरे कोने में खड़ा वही पेंटिंग वाला आदमी चीख पड़ा। उसकी शक्ल विकराल हो गई। उसके चेहरे पर लाल चमक पड़ने लगी। उसके बाल उलझे हुए थे, सड़ी हुई मुर्दार सी त्वचा, सफेद आंखें और फटा हुआ जबड़ा था, लेकिन कपड़े वही थे जो पेंटिंग में देखे थे। उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई। वो शायद अपने उस साथी को कोई हुक्म देने वाला था। तभी अचानक किसी ने उस पेंटिंग की फ्रेम को भी आग लगा दी। वो लकड़ी की फ्रेम फटफट कर जल उठी और अगले ही पल वही आग उस पिशाच जैसे जीव के जिस्म से चिपक गई। नीचे से लेकर सिर तक उसकी पूरी देह आग की लपटों में घिर गई। कमरा आग की लाल पीली डरावनी रोशनी से भर गया। दोनों शैतानी ताकतें जोर जोर से चिल्लाने लगी और उस पल उस कमरे में किसी बड़े जानवर जैसी अमानवीय चीखें गूंज रही थी। पहले वो भयानक सा जीव, फिर वो चैन से बंधा पिशाच, दोनों जलकर वही राख हो गए। मैं कांपता हुआ बस उन दो लोगों की तरफ देखता रह गया। उनकी वजह से मेरी जान बची थी। उनमें से एक लंबा चौड़ा था और दूसरा दुबला पतला, लेकिन दोनों एक ही कद के थे। उनमें से जो दुबला था वो एक छड़ी के सहारे मेरी तरफ आया। शायद वो अंधा था। वो अपने भारी भरकम साथी के पास आया और उससे बोला, सुदर्शन, लाइट जलाओ। जिस जगह वो फ्रेम जली थी उसके नीचे एक कीबोर्ड जैसा कुछ था। अब वहां दीवार पर बस एक काला चौकोर निशान था। बाई दीवार नई जैसी लग रही थी। कमरे की लाइट्स ऑन हुई और वो दोनों देवदूत जैसे लोग मेरे सामने मुझे साफ साफ नजर आने लगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैंने कांपती आवाज में कहा। आपने मेरी जान बचाई है। उनमें से एक मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा नाम जय है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम कृष्णा है और यह है मेरा साथी सुदर्शन। उसका नाम सुनते ही मेरा चेहरा खिल गया। आप तो जैसे ऊपर वाले की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं, लेकिन आप लोग हैं कौन और आप यहां कैसे आए? मैंने उनसे सवाल किया। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सब बताता हूं, आओ बैठो यहां। और मुझे पास की कुर्सी पर बैठाते हुए वो मुझे बताने लगे, अखबार सिर्फ तुम्हारे घर नहीं आता, हमारे यहां भी आता है। वो इश्तिहार मैंने भी देखा था। मुझे इतना पता था कि एक घर है जहां लोग गायब हो जाते हैं, और तुझसे पहले भी 2-3 लोग इस जगह पर आए थे, लेकिन फिर वो कभी अपने घर नहीं लौटे। मैं काफी महीनों से इस घर के तलाश में था। आखिरकार हमें वो इश्तिहार दिखाई दिया और हमें शक हुआ शायद यही वो घर हो सकता है। हम 2 दिन से इस घर को ढूंढ रहे थे और फिर ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचे। अब तू ही बता, तू यहां किस काम से आया था? कृष्णा ने मुझसे सवाल किया। मैंने जेब से वो चिट्ठी निकालकर कृष्णा को दे दी। कृष्णा ने चिट्ठी हाथ में ली, उस पर हाथ फेरा और फिर अपना बायां हाथ पीछे टेबल की तरफ बढ़ा दिया। टेबल पर रखे वो सारे कागज हवा की तेज लहर से उड़ने लगे और उनके नीचे रखे वो 2 मोटे ग्रंथ अपने आप ही कृष्णा की ओर खींच कर आ गए, एक लाल और एक काला। तब कृष्णा बोला, सुदर्शन, जैसे ये 2 ग्रंथ है वैसे एक तीसरा भी अंदर होगा, उसे भी ढूंढकर निकाल लाओ। उसने अपने हाथ की लोहे की जंजीर टेबल पर रखी और अलमारी खोलकर ग्रंथ ढूंढने लगा। पहली ही कोशिश में उसे एक सफेद रंग का ग्रंथ मिला जिसकी रीढ़ पर 1 लिखा था। सुदर्शन ने वो ग्रंथ लाकर कृष्णा को थमाया। कृष्णा ने उसे खोला और कुछ पल देखता रहा। फिर उसने कहा, ये लो, इसमें जो लिखा है उसका अनुवाद करो। मैंने डरते हुए कहा, मगर? मेरे शब्दों को बीच में काटते हुए कृष्णा बोला, डरो मत, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने कांपते होठों से उस ग्रंथ की पंक्तियों का अनुवाद पढ़ा। आओ आओ, मृत्युशैया तैयार है, प्राण हरने आओ, आओ आओ। तभी उस राख के ढेर में कुछ हरकत हुई। वो ढेर एक और सरका और एक बारीक चमकीली सी चिंगारी बिजली की तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो मुझ तक पहुंचती उससे पहले कृष्णा की छड़ी बीच में आ गई और उस बारीक सी चिंगारी का वहीं पर विस्फोट हो गया। चारों तरफ चिंगारियां उड़ी। मैं उसे देख हक्का बक्का रह गया और मैं कृष्णा के चेहरे को देखने लगा। आपने तो कहा था कि कुछ भी नहीं होगा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए मुझे पूछा, कुछ हुआ क्या तुझे? नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन यह क्या था? वो पेंटिंग वाला आदमी कौन था?
कृष्णा सुदर्शन से बोला, सारे ग्रंथ समेट लो। मैंने फिर पूछा, बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा शांत होकर मुस्कुराकर मुझे समझाने लगा, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। वो ईश्वर की रोशनी से मुंह मोड़कर अंधेरे की पूजा करते हैं, खुद को किसी दुष्ट ताकत का मालिक समझ बैठते हैं और उसी घमंड में जीते हैं। लेकिन उन ताकतों की भी एक कीमत देनी होती है, और वो कीमत होती है किसी की बलि, किसी इंसान की। जंगम नाम का वो शख्स भी उसी राह पर था। उसने इन मंत्रों और ग्रंथों की मदद से एक दुष्ट आत्मा को अपना गुलाम बना लिया था, मगर बाद में किसी वजह से वो उसे वो कुर्बानी नहीं दे पाया जो वो ताकत मांग रही थी, और समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के बाद भी वो उस आत्मा से बंधा रहा। अब वही आत्मा उस शैतान की गुलाम बन गई। अब पासा पलट चुका था। कुछ ताकतें ऐसी ही होती है जो भूखी होती है, और जब उन्हें गलत इंसान मिल जाता है तो वो उनका इस्तेमाल मासूमों की जिंदगी तबाह करने के लिए करते हैं। कृष्णा की बातें सुनकर मैंने कहा, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य है। और वो जयपाल? मैंने फिर से घबराते हुए पूछा। उसका बंदोबस्त पहले ही कर दिया गया है, कृष्णा ने फिर से हंसकर जवाब दिया। और तभी मुझे कुछ आंखों के सामने नजर आने लगा। उधर अंधेरे में जयपाल बुरी तरह हाँफते हुए भाग रहा था। वाड़े से जितना दूर जा सके उतना दूर जा रहा था। अंधेरे में लड़खड़ा रहा था, रास्ता टटोल रहा था, लेकिन वो पूरा पसीने से भीग चुका था। तभी उसके सामने एक काली भारी भरकम आकृति खड़ी हो गई। उसकी लाल आग जैसी आंखें चमक रही थी। जयपाल डर से कांप गया। घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि उस आकृति ने जबड़ा खोलकर उस पर झपट्टा मारा, और देखते ही देखते वो नजारा मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। तभी कृष्णा ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और फिर सुदर्शन की ओर नजर डाली। सुदर्शन ने अपनी जबान होठों के अंदर दांतों पर फेर ली। मैं डरा हुआ और हैरान सुदर्शन को देखता रहा। तभी कृष्णा बोला, चलो अब निकलने का वक्त हो गया है। मैंने फिर एक सवाल पूछा, और ये ग्रंथ? मेरे सवाल के साथ ही टेबल पर रखे तीनों ग्रंथों ने अचानक से आग पकड़ ली और कुछ ही सेकंड में वो जलकर राख हो गए। कृष्णा और सुदर्शन, वो दोनों मेरी नजरों के सामने से दूर जाते चले गए। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में एक चमकती सी रोशनी घुल गई है। और उनके जाने के कुछ ही देर बाद मैं भी उस हवेली नुमा मकान से बाहर चला गया। मेरे बाहर जाते ही उस हवेली ने अपने आप ही आग पकड़ ली और मैं बिना पीछे देखे अपने रास्ते पर चलता रहा। तो दोस्तों, ये था मसानवाड़ा इस कहानी का अंतिम और दूसरा भाग। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। और बस एक बात कहना चाहता हूं कि मैं कुछ 4-5 दिनों के लिए गांव जा रहा हूं, तो हो सकता है कि उस बीच में कहानी अपलोड ना करूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अगर कहानी पर काम पूरा होता है तो मैं कहानी जरूर अपलोड करूंगा। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद और शुभ रात्रि।